हेलो फ्रेंड, मैं निशित कुमार पटेल, एडवाइज़र ऑफ केयर इमिग्रेशन एंड वीज़ा सर्विसेज। एक दफ़ा फिर हम एक बहुत ही बढ़िया वीडियो लेके आपके सामने प्रेजेंट हुए हैं। जैसे इसका जो थंबनेल था कि रिकॉर्ड ब्रेक रिजेक्शंस, ये जान 22 इंटेक में है। यानी आपने सितंबर 21 के लिए फाइल रखी थी या फिर जान 22 के फाइल रखी थी, और अगर आपका वीज़ा का आंसर मिला और आपको नेगेटिव मिला है, या फिर आपको हो सकता है कि आपका वीज़ा का आंसर नेगेटिव मिलेगा, आपके दोस्त को या जो कंसल्टेंट है उनके यहाँ भारी भरकम तौर पे रिजेक्शन आ रहे हैं बच्चों के, तो इस पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर हाँ आपका भी रिजेक्शन हुआ है तो भी ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। और आप भी अगर कनाडा जाना चाहते हो रिजेक्शन होने के बावजूद, तो कैसे जाया जा सकता है, उसका सॉल्यूशंस की भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, चलो वीडियो को इसी पॉइंट के तौर पे हम आगे चलाते हैं। तो जैसे ये इसका रीजन है कि रिकॉर्ड ब्रेक रिजेक्शंस आया है जान 22 इंटेक में सारे एरिया में से। जैसे हो गया पंजाब, गुजरात, न्यू दिल्ली, मुंबई, साउथ इंडिया हो गया अपना, सारे रीजन्स में से बहुत से बच्चों में और पेरेंट्स में ये अफड़ा तफड़ी फैली हुई है कि हमारा रिजेक्शन आया कैनेडियन हाई कमीशन में से, हमारा आइल्स बढ़िया था फिर भी हमारा रिजेक्शन आया, हमारे बच्चों के परसेंटेज अच्छे थे फिर भी रिजेक्शन आया। ऐसे लगातार हमको कॉल आ रहे हैं, ईमेल आ रहा है, और बहुत से हमारे कंसल्टेंट, हम उसका नाम नहीं देना चाहते, वो कंसल्टेंट भी हमको फ़ोन कर रहे हैं कि निशित भाई ऐसा क्यों हो रहा है इस दफ़ा रिकॉर्ड ब्रेक रिजेक्शंस दिए कैनेडियन हाई कमीशंस ने, तो आपके यहाँ भी रिजेक्शन आए हैं क्या? तो ये वीडियो में के माध्यम से हम वो सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को बताना चाहते हैं कि आप अपनी होप मत छोड़िएगा, अभी भी कनाडा आप जा सकते हो। अपनी जो भी रीज़न आई है, सबकी रीज़न अलग अलग हो सकती है, ठीक है। तो वीडियो में हम डिटेल्स में वो पॉइंट वाइज उसकी चर्चा करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं इस पॉइंट्स के बारे में। तो अगर पहले हम चर्चा करते हैं कि रिजेक्शंस क्यों आए ज़्यादा। जी हाँ दोस्तों, ये तो सच है, इस दफ़ा रिकॉर्ड ब्रेक रिजेक्शंस हर एक कंसल्टेंट, हर एक सिटी में से है। जी हाँ दोस्तों, हर एक सिटी और कंसल्टेंट के यहाँ भर भर के रिजेक्शंस है। तो किसी कंसल्टेंट के कम हो सकते हैं, और हमारे जैसे जो कंसल्टेंट 14 साल 15 साल से कनाडा में काम करते हैं, एक्सपर्ट है, तो उनके यहाँ बहुत ही कम हो सकते हैं। और जो नए नए कंसल्टेंट बने हैं या फिर वो सब एजेंट के तौर पे काम करते हैं, उनके रिजेक्शन ज़्यादा हो सकते हैं। तो लेकिन रिजेक्शन है, ये सही बात है इस टाइम पर। तो उसके रीज़न की हम पहले चर्चा करते हैं, उसके बाद हम उसके सॉल्यूशंस की भी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो पहले रीजंस की चर्चा करते हैं कि क्यों ज़्यादा रिजेक्शन आए। तो उसका पहला रीज़न रहेगा नंबर ऑफ एप्लीकेशंस। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही, जैसे हमारे एक पुराना वीडियो था जो बहुत ही वायरल हुआ पूरे इंडिया में से, 18 लाख, जी हाँ दोस्तों 18 लाख फाइल्स आर अंडर प्रोसेस इन जीसीकी। जो कनाडा का पोर्टल है वहाँ पर 18 लाख फाइल प्रोसेस में है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो हम डाल देंगे, आप वो जरूर देखिएगा, तो आपको रीज़न मालूम पड़ेगा कि 18 लाख एप्लीकेशंस कनाडा में पेंडिंग है। और आप समझिए, हर एक कॉलेज जैसे इंडिया में होता है, आप इंडिया में भी आप 12th तक पढ़े होंगे या फिर आपने कॉलेज किया होगा, तो हर एक कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एक तय सीट होती है, वहाँ तक ही वो लोग एडमिशन ले सकते हैं। यानी आप अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहे बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस, तो उसमें एक सीट होगी 50 सीट्स, 60 या 65, तो ज़्यादातर वो लोग 70-80 तक एडमिशन लेंगे। लेकिन आप इमेज कर सकते हो, उसके सामने 7000 एडमिशन देंगे क्या वो लोग? तो नहीं देंगे। तो ये सिनेरियो पहला है। कनाडा में बहुत स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं, लेकिन उसकी एक लिमिटेशंस होती है, उसकी सीट्स लिमिटेड है हर एक कॉलेज के पास। तो ये पहला रीज़न रहेगा कि लिमिटेड अवेलेबिलिटी, इसके हिसाब से ज़्यादातर रिजेक्शंस सुनने में आए हैं। सेकंड पॉइंट रहेगा प्रीवियस हिस्ट्री। जी हाँ दोस्तों, प्रीवियस हिस्ट्री, अगर वो बच्चे जिनका कनाडा में पहले कोई हिस्ट्री है, यानी कभी भी उन्होंने कनाडा वीज़ा अप्लाई किया हो या फिर यूएस वीज़ा उन्होंने अप्लाई किया हो, चाहे स्टूडेंट्स पे, चाहे विजिटर्स पे,
और उनका वीज़ा रिजेक्ट हुआ हो, यानी वो कहा जाता है प्रीवियस हिस्ट्री। अगर किसी की कनाडा में प्रीवियस हिस्ट्री है और वो भी नेगेटिव है, तो एक रीज़न हो सकता है आपके लिए रिजेक्शंस का। इसलिए इस इंटेक पे उन्होंने ये रिजेक्शन दिया हो सकता है। हमारा तीसरा रीज़न रहेगा आईएल्स में। आईएल्स में 1 या 2 मॉड्यूल में 5.5। जी हाँ दोस्तों, 1 या 2 मॉड्यूल में 5.5। जैसे आप सभी को मालूम है, कनाडा में 2 तरीके से फाइल रखी जाती है। एक है एसडीएस और दूसरी है नॉन एसडीएस। एसडीएस यानी आपके ईच बैंड 6 मिनिमम होने चाहिए। जी हाँ, मिनिमम 6 बैंड इन ईच सेक्शंस। अगर उसको मैं और आसान भाषा में समझाऊं, अगर आपके ओवरऑल 6.5 या 7 बैंड है और एक मॉड्यूल में भी आपके 6 से कम है, यानी 5.5 है या 2 में 5.5 है, तो फाइल वो एसडीएस में नहीं जाएगी, वो फाइल नॉन एसडीएस में जाएगी। अभी तक क्या होता था, वो लोग नॉन एसडीएस को भी वीजा देते थे। उसके हिसाब से नॉन एसडीएस जो प्रोफाइल होती थी उनको कॉलेज भी एडमिशन देती थी। आप और भी यहां पर एक क्वेरी पूछ सकते हैं कि सर हमने तो गवर्नमेंट कॉलेज लिया, फॉर एन एग्जाम्पल हमने शेरिडन कॉलेज का एडमिशन दिया, शेरिडन कॉलेज ने हमको 1 या 2 मॉड्यूल में 5.5 थे, फिर भी एडमिशन ग्रांट किया, तो हाई कमीशन ने हमारी प्रोफाइल क्यों रिजेक्ट की? तो आप समझिएगा, हाई कमीशन के पास बहुत एप्लीकेशन आ चुकी है स्टूडेंट्स वीजा में और उनके पास सीट्स लिमिटेड है। तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग कुछ अपना क्राइटेरिया तय करेंगे कि अगर जिन बच्चों के पास ओवरऑल 7 बैंड है, ईच 6 है, उनको वैल्यू दी जाए या उनकी फाइल को पॉजिटिव की जाए। जिन बच्चों के पास 1 में या 2 में 5.5 है, उनकी फाइल ऑटोमेटिकली रिजेक्ट की जाए। ऐसा तो कुछ वो लोग तय करेंगे ना। तो इसके हिसाब से कॉलेजेस ने तो सारे को एडमिशन दे दिया सर। कॉलेजेस ने एसडीएस को भी एडमिशन दिया, कॉलेजेस ने नॉन एसडीएस को भी एडमिशन दिया, कॉलेजेस ने एसडीएस से भी पैसा लिया, कॉलेजेस ने नॉन एसडीएस से भी पैसा लिया। जी हाँ, और वीजा के लिए चाहिए ईच 6। ये हमारा रिकमेंडेशन है। हालांकि ऐसा नहीं है कि कोई भी बच्चों का अगर 1 या 2 में 5.5 हो उसका वीजा नहीं लगा। कहीं कहीं आप सुनेंगे कि किसी एक बच्चे का बाय लक 1 में या 2 में 5.5 थे, फिर भी वीजा लग गया, तो वो रेशियो बहुत ही कम रहेगा। जी हाँ दोस्तों, वो रेशियो बहुत ही कम रहेगा। यानी जिन बच्चों का ईच बैंड 6 नहीं है, उनका नेगेटिव आंसर आने का चांसेस ज़्यादा है। जी हाँ, तो उसको कंसीडर कीजिएगा आप कि अगर आपके पास ईच में 6 नहीं है तो आपका रिजेक्शन हुआ होगा, या फिर आप इसकी तैयारी रखिएगा कि नियरेस्ट फ्यूचर में शायद आपको नेगेटिव आंसर मिले। तो उसका ऑप्शंस आप अभी से उसका सॉल्यूशंस ढूंढना स्टार्ट कर दीजिएगा। दूसरा हमारा मानना है, उन लोगों को रिजेक्शन आया है जिनकी स्टडी के बाद गैप थी, लास्ट एजुकेशन के बाद जिनकी गैप थी, यानी जिन्होंने अपनी 12th एग्ज़ाम ख़त्म की 2018 में, 19 में या उससे पहले, और उनका गैप था, उनको भी शायद नेगेटिव आंसर दिए गए हैं हाई कमीशंस के द्वारा। या जिन्होंने ग्रेजुएशंस ख़त्म किया था या फिर मास्टर्स अपना ख़त्म किया था 2016 में, 2017 में या फिर 18-19 में, और उसमें गैप थी एजुकेशंस के बाद, उनको भी हमारा मानना है कि नेगेटिव आंसर दिया गया है। तो ये भी एक रीज़न रहेगा। और एक रीज़न हम उसमें और ऐड करते हैं कि कनाडा में हमारा ऐसा मानना है और हमारा ऐसा बिलीव करना है, जब जिन लोगों ने हमको कम्युनिकेट किया पूरे इंडिया में से, ईमेल के माध्यम से या फिर कमेंट बॉक्स के माध्यम से या फिर हमको कॉल करके, जिनको रिजेक्शन आया उनके हमने ये तय किया कि ओंटारियो बेस, जी हाँ दोस्तों, ओंटारियो बेस कुछ 4 कॉलेजेस है जिसके सबसे ज़्यादा रिजेक्शन है। हम किसी कॉलेज का नाम नहीं डिस्क्लोज करेंगे क्योंकि हम बहुत से कॉलेजेस के ऑथोराइज कंसल्टेंट हैं। हमारा मानना है कि 4 कॉलेजेस है कनाडा में ओंटारियो बेस,
जिसके रिजेक्शन बहुत है। क्यों ऐसा हुआ, तो उसको जरा एक आसान भाषा में समझिएगा। हर एक कॉलेज के पास एक तय सीमा होती है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स लेने के लिए, यानी वो सीट के हिसाब से उनका तय रहता है। तो मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाना चाहता हूँ। एक कॉलेज है ABC करके, वो गवर्नमेंट कॉलेज है। उसकी तय सीट है 7000 सारे कोर्स की मिला के हर एक इंटेक में। लेकिन उस कॉलेज ने टोटल इंडिया में से पेमेंट लिए है 35,000। जी हाँ दोस्तों, 7,000 उसकी तय लिमिट है, फिर भी कॉलेज ने 35,000 पेमेंट्स लिए है। तो आप समझिएगा कि अगर वो कॉलेज की कैपेसिटी गवर्नमेंट ने अप्रूव की वो 7,000 सीट ही है, फिर भी उन्होंने 35,000 बच्चों से पेमेंट लिया है। और ऐसे 3 या 4 कॉलेजेस है जिसके सबसे ज्यादा रिजेक्शन हुए हैं। अगर आप भी उन कॉलेजेस में हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, तो आपको मालूम पड़ेगा 3 या 4 कॉलेज के रिजेक्शन सबसे ज्यादा है। और एक रीजन आता है कि बहुत से हमने बताया कि अगर प्रीवियस हिस्ट्री हो गई, आइल्स 1 या 2 मॉड्यूल्स में 5.5 हो गए, उनको रिजेक्शन दिया। आप बता रहे हो निशित भाई, गैप वाले बच्चों को रिजेक्शन दिया। जो मैंने बताया 4 एक कॉलेजेस है जिनके सबसे ज़्यादा रिजेक्शन हुए सर। लेकिन हमारी तो प्रोफाइल बढ़िया थी, फिर भी हमको रिजेक्शन दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, गुड प्रोफाइल्स ऑल्सो रिजेक्ट की है इस दफ़ा उन्होंने। जी हाँ, गुड प्रोफाइल यानी जिन बच्चों के आइल्स में ओवरऑल 7 बैंड है, ईच 6 बैंड है, एकेडमिक भी बढ़िया है उनका, कोई स्टडी गैप भी नहीं है, अच्छी सी प्रोफाइल बनाई रखी है, फिर भी उनको रिजेक्शन दिया गया। तो हमको देखना पड़ेगा कि उनकी जो कॉलेज है वो जो हमने बोली कि 3 या 4 में से हो सकती है, वो है क्या, है ना। तो ये रीज़न हो सकता है। तो ये हमने तय किया तकरीबन हमारे एक्सपीरियंस के आधार से कि ये जो रीजंस वाले बच्चों का प्रोफाइल उन्होंने रिजेक्ट किया है, या आपका प्रोफाइल ऐसे चल रहा है, तो उसमें आप सोचिएगा एक दफ़ा कि आपको नेगेटिव आंसर मिलने के चांसेस ज़्यादा है अभी के तौर पे। फिर आप बोलेंगे कि हर लोग बताते हैं कि सर रीजंस तो सब कोई बताता है, लेकिन सॉल्यूशंस नहीं बताते सर। हमको क्या करना चाहिए, हम मोटिवेट हो चुके हैं, हम डिसअपॉइंट हो चुके हैं, हमको या पेरेंट्स सब लोग हताश हो चुके हैं, उनके पास कोई प्लान नहीं है सर अभी आगे क्या करें। हमको जाना कनाडा ही है, हमको वहाँ की ही कॉलेज में अच्छा सा पढ़ाई करना है 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद, तो सर रास्ता क्या रहेगा। तो बिल्कुल टेंशन मत कीजिए, और आपको बिल्कुल नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कनाडा में कि एक दफ़ा आपको रिजेक्शन आया यानी वो लोग दोबारा नहीं देखेंगे। जब आप फाइल अपनी दोबारा रखेंगे तो वो फाइल सीनियर ऑफिसर्स के पास पहुंचती है, नए वीज़ा ऑफिसर के पास पहुंचती है। और अगर हम ये अभी सॉल्यूशन की पॉइंट की चर्चा करेंगे, तकरीबन हमने तय किए हैं 8 स्टेप है। जी हाँ दोस्तों, 8 स्टेप सॉल्यूशन अगर आप लेंगे तो अगर आपको रिजेक्शन आया भी होगा तो फिर से वीज़ा लगने के चांसेस है और आपके ड्रीम पूरा होने के चांसेस है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं कि सॉल्यूशंस क्या रहेंगे। तो हमारा पहला आपको सॉल्यूशंस का सजेशंस है, ईच 6 बैंड होने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ईच 6 बैंड। अगर आपके पास आइल्स में 1 में या 2 में 5.5 है तो आप दोबारा आइल्स दीजिए। आप सोचेंगे कि सर हमने 3-4 दफ़ा आइल्स दिया, अभी मैं डिसमोटिवेट हो चुका हूं या फिर नहीं देना है। नहीं यार, आप क्या नहीं कर सकते। इंडियन स्टूडेंट्स, हमारे गुजरात के स्टूडेंट्स, पूरे इंडिया के स्टूडेंट्स, उसको आप जितनी दफ़ा बोलोगे उतनी वो मेहनत करता है। आप देखो, आपको कहाँ कुछ ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी है आइल्स में। एक दफ़ा आपके ओवरऑल 6 तो आ चुके हैं, सिर्फ आधा बैंड के लिए आप रह गए हो, और जुट जाइए और मेहनत कीजिए उसके अंदर। इतनी छोटी एज में तकरीबन सारे बच्चे होंगे 25 ईयर्स के, उसके नीचे या 20 ईयर्स के भी नीचे। आप बिल्कुल अपना मोरल डाउन मत कीजिए, एक दफा और जी जान से लग जाइए। कहीं पर भी क्लास कर रहे हो,
पूरे इंडिया में से कहीं क्लास कर रहे हो और क्लास ज्वाइन कीजिए, दिन रात मेहनत कीजिए और फिर से दोस्तों ईच 6 बैंड लाइए। आपको मानिएगा बहुत मिरेकल रिजल्ट मिलेगा, आपको पॉजिटिव आंसर मिलेगा फिर से कैनेडियन हाई कमीशन में से। जी हाँ दोस्तों, तो ईच 6 बैंड लाइए। हालांकि जिन बच्चों ने आईएल्स नहीं दिया है या फिर वो मई 22 इंटेक या फिर सितंबर 22 इंटेक में जाने वाले हैं, उनके लिए तो मेरा खास सजेशन रहेगा कि आप ये सिनारियो के अंदर अगर आपको कनाडा पहुंचना ही है तो आपके लिए आईएल्स का टारगेट मिनिमम होना चाहिए 6.5 बैंड, नॉट लेस देन 6 इन ईच। जी हाँ दोस्तों, 6.5 बैंड ओवरऑल, नॉट लेस देन 6 इन ईच मॉड्यूल। उन्हीं बच्चों को पॉजिटिव आंसर आने की पॉसिबिलिटी है मई 22 और सितंबर 22 के लिए। अगर आपने अभी आईएल्स की प्रिपरेशन नहीं की स्टार्ट, या फिर आपने आईएल्स की डेट बुक नहीं की और आप सोच रहे हो कि भाई हमारा 6 बैंड का परफॉर्मेंस है तो हम आईएल्स की डेट ले ले, जी नहीं दोस्तों, मैं आपको बोलूंगा कि आप 15 दिन बाद दीजिए या 20 दिन बाद दीजिए और मेहनत कीजिए। 6.5 ईच 6 ये आपका टारगेट होना चाहिए। सेकंड पॉइंट रहेगा कि आपके पास जो रिजेक्शन लेटर आता है वो कॉमन आता है। उसके अंदर वो लोग लिखते हैं मिसिंग मार्कशीट्स, एजुकेशन गैप, लैंग्वेज एबिलिटी, प्रपोज्ड कोर्स, और उनको लगता है कि आप वापस नहीं आएंगे। ये पूरा कॉमन चीज होती है, वो रूल्स के अंदर छपी हुई होती है। लेकिन आपको रीजन सही जानना हो आपकी फाइल के बारे में कि आपकी फाइल क्यों रिजेक्ट हुई, तो उसमें 16-17 पेज का कैप्स नॉट आता है। जी हाँ दोस्तों, फिर से बोलता हूं मैं, 16 से 17 पेजेस का एक कैप्स नॉट करके एक आती है प्रोसेस। उसमें आपको पूरी इंफॉर्मेशन आपकी फाइल की मिलेगी, यानी आपकी फाइल कब कनाडा इमिग्रेशन ऑफिस में पहुंची, कितने बजे कौन से ऑफिसर ने आपकी फाइल को चेक किया, और उनका पूरा आपका मेडिकल रिपोर्ट कैसे आया, आपका बायोमेट्रिक कैसे हुआ, आपने कौन सी कॉलेजेस में अप्लाई किया, आपने 1 साल का फीस पेड किया या नहीं, आपने जीआईसी पेड किया और उन्होंने वेरीफाई किया कि नहीं, और लास्ट में लिखा हुआ आएगा द परफेक्ट रीजंस ऑफ योर रिजेक्शंस। उसमें वो बहुत ही डिटेल में लिखते हैं। तो ये कैप्स नॉट, उसका ज्यादा खर्चा नहीं होता है, तकरीबन $20 से लेके $100 के बीच में आपको कैप्स नोट मिलती है। तो अगर आपके पास रिजेक्शन है और आपको लगता है कि उसके लिए परफेक्ट रीजन आपको नहीं मालूम है, या फिर आपके कंसल्टेंट नहीं कर पा रहे हैं कि आपकी फाइल क्यों रिजेक्ट हुई, तो आप कैप्स नोट जरूर अप्लाई कीजिएगा। और ज्यादातर कैप्स नोट्स में रीजन आते हैं कोर्स के रिगार्डिंग। जी हाँ दोस्तों, कोर्स आर नॉट प्रॉपर, वो रीजन आते हैं। तो कैप्स नोट आप जरूर अप्लाई कीजिए। ये हमारा सेकंड सजेशन रहेगा। हमारा थर्ड सजेशन रहेगा गैप। जी हाँ दोस्तों, तो गैप होना या 2 साल या 3 साल स्टडी के बाद गैप होना ये कोई गलत चीज नहीं है, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और कंसल्टेंट यही गलती करते हैं। वो क्या करते हैं, गैप के लिए वो एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना के डालते। पहले तो हमारा सजेशन रहेगा कि आप फ्रॉड डॉक्यूमेंट कभी क्रिएट मत कीजिए। अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट हो तो आप अनएम्प्लॉयमेंट ही दिखाइए। अगर आपने काम किया है और जेन्युइन काम किया है भैया, तो आप पूरे जेन्युइन कागज रखिए, यानी अपॉइंटमेंट लेटर रखिए, सैलरी स्लिप्स रखिए, जॉब आईडी कार्ड रखिए, अपना कंपनी का विजिटिंग कार्ड रखिए। पहली दफा रिजेक्शन आया है, नहीं रखा है, कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट टाइम जरूर रखिए, आपको पॉजिटिव आंसर आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो गैप होना ये गलत बात नहीं है, लेकिन गैप के दौरान अच्छे से जेन्युइन डॉक्यूमेंट रखना ये आपकी जिम्मेदारी है और वो आपको रखना चाहिए। तो नेक्स्ट टाइम इस पर ध्यान दीजिएगा। अगर आपकी एजुकेशन के बाद गैप है तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, वो गैप का जस्टिफिकेशन के साथ, उसके सारे पुरावा के साथ आप रखिए। अगर आपकी सैलरी आपके बैंक अकाउंट में जमा हो रही है तो बैंक का स्टेटमेंट भी आप जोड़िए साथ में, तो वो जेन्युइन आपकी जॉब गिनी जाएगी। तो ये के रीजन रहेगा हमारा
सजेशन रहेगा। चौथा हमारा सजेशन रहेगा, कॉलेज सिलेक्शन में आपको अभी बहुत ध्यान देना पड़ेगा। जैसे हमने वीडियो में प्रीवियस बताया, हर एक कॉलेजेस की एक सीट अप्रूव्ड होती है, लेकिन हमने पहले एक एग्जांपल दिया, हम किसी कॉलेज का नाम नहीं देंगे। कॉलेज ने 7000 सीट के सामने उन्होंने 35,000 बच्चों का पेमेंट ले लिया। फिर हम पूछते कॉलेज ऑफिसर को, अभी इन सब का क्या करेंगे? तो बोलते हैं सबको तो वीजा लगना नहीं है, सब हो गए डिफर। जी हाँ, पैसा लेने के टाइम तक उनको मालूम ही था ये नहीं, वापस नहीं मांगेंगे सब। मतलब जनवरी का मई का सितंबर में डिफर होता रहेगा, और हम उनको तो उनका पैसा मिल गया। तो आप ये ध्यान में रखिए, कॉलेज सिलेक्शंस। जी हाँ दोस्तों, यानी जो फेमस तो नहीं बोल सकते हम, जो डिमांडिंग कॉलेजेस है वहां पे मत जाइए। हाँ, गवर्नमेंट कॉलेज होनी चाहिए और ज्यादा डिमांडिंग नहीं होनी चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल 7000 उनकी अप्रूव्ड सीट है, 35,000 लोग फाइल रखेंगे, तो उसके सामने से कितना वीजा 5 पे 1 वीजा मिलना है। 5 बच्चे रखेंगे, 1 को देना है। अगर 7000 सीट है और 7000 ही पेमेंट हुआ तो यानी उसका वीजा रेशियो बढ़ जाएगा। तो कॉलेज सिलेक्शन में आप थोड़ा ध्यान रखिएगा इस दफा, वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे हिसाब से। पांचवा रीजन हमारे हिसाब से है कोर्सेस। जी हाँ दोस्तों, स्टूडेंट्स लोग कोर्सेस और एजेंट लोग यही गलती करते हैं। यानी क्या, अगर कोई बच्चा इंजीनियरिंग में पढ़ा हुआ है, फॉर एग्जांपल मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो उसको आगे का कोर्स मैकेनिकल रिगार्डिंग ही लेना चाहिए। लेकिन उसको जिस कॉलेज में जाना है, फॉर एग्जांपल उसको ABC कॉलेज में जाना है और वहां पर मैकेनिकल कोर्स अवेलेबल नहीं है, तो स्टूडेंट्स लोग भी गलती करते हैं और एजेंट भी गलती करते हैं। वो ABC कॉलेज में ही उस बच्चे को बिजनेस के कोर्स में डाल देते हैं। जी हाँ, मैकेनिकल पढ़ाई वाला बच्चा, उसको आइडियली जाना चाहिए मैकेनिकल, उसको जाना ही मैकेनिकल में था, लेकिन उसकी चॉइस थी यही कॉलेज में मेरे को पढ़ना है, वहां पे मैकेनिकल कोर्स पैक हो चुका था, तो उसने बिजनेस ले लिया, उसने मार्केटिंग ले लिया। तो ये गलती मत कीजिए आप। ऐसा नहीं है कि अगर आप मैकेनिकल लेंगे फॉर बिजनेस या मार्केटिंग में लेंगे तो वीजा लगेगा ही नहीं। अभी तक लगता था, लेकिन आप समझिए कि जब जब वीजा रेशियो टफ हो रहा है, यानी बहुत से बच्चे जाना चाहते हैं, सीट्स लिमिटेड है, तो वो लोग एक क्राइटेरिया तय करके देंगे, तो आपको भी वो रीजन से अपग्रेड होना पड़ेगा। अपना वीजा सक्सेस रेशियो अगर आपको बढ़ाना है तो आपको भी अपग्रेड होना पड़ेगा। तो हम ऐसा नहीं करते कि वो वीजा नहीं लगेगा, लेकिन लगने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो कोर्स सिलेक्शंस आप ध्यान में रखिए, नहीं कि कॉलेज सिलेक्शंस। जी हाँ दोस्तों, मैंने पहले भी बोला, कोर्स को तवज्जो दीजिए और गवर्नमेंट कॉलेज होनी चाहिए, ये कंडीशन रखिए आप। हमारा छठा रिकमेंडेशन है आपको फंड्स। बहुत से स्टूडेंट्स या पेरेंट्स ऐसा समझते हैं, या एजेंट भी, कि हम SDS में फाइल रखेंगे तो हम फंड नहीं रखेंगे। जब हमने बहुत से बच्चों का कैप्स नोट अप्लाई करके मंगाया और उसको मैंने बहुत डिटेल में उसको रीड किया, तो कई दफा आपको यह जान के बहुत हैरानी होगी, SDS में फाइल रखने के बावजूद उन बच्चों को वीजा इसलिए नहीं दिया गया। कैप्स नोट के आधार से हम बताते हैं कि भाई आपकी कॉलेजेस का जो फीस वगैरह है वो फाइनेंशियल आप उसको शायद बेयर नहीं कर सकते, इतनी कैपेसिटी आपने शो नहीं की, तो आपको वीजा नहीं लगता। यानी फंड अगर है आपके पास, आपके पेरेंट्स के पास है, जैसे आपने लोन लेटर के बाद आप वीजा के लिए जा रहे हो, बैंक बैलेंस के बाद आप जा रहे हो, आपके पेरेंट्स का PPF है, आपके पेरेंट्स के इनकम टैक्स रिटर्न्स है, तो ये सारी चीज आप फाइल में जरूर डालिए। अगर आपकी फाइल SDS में है या नॉन SDS में है, फंड है तो थोड़ा तवज्जो दीजिए उस चीज को, वो उसको इकट्ठा कीजिए और जरूर आपकी फाइल के अंदर लगाइए। ये हमारा छठा रिकमेंडेशन रहेगा। हमारा सातवां रिकमेंडेशन रहे, 7th हमारा रिकमेंडेशन रहेगा SOP। जी हाँ दोस्तों, बहुत से स्टूडेंट्स या कंसल्टेंट यहां पे गलती करते हैं, बहुत लंबा लंबा SOP बनाते हैं। बिल्कुल नहीं, SOP टू द पॉइंट होना चाहिए। SOP के 3 मेन पार्ट होने चाहिए। पहला, आपने क्या किया है,
यानी आप क्या पढ़े हो। दूसरा, आपका फ्यूचर गोल, ठीक है, यानी आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हो। और तीसरा, जो भी कोर्स में आप जा रहे हो वो कोर्स आपको फ्यूचर गोल में कैसे मदद करेगा। फिर बच्चे लोग ज्यादातर लगते कनाडा कंट्री कैसी है फला फला, वो उनको नहीं बताने। मेरे को कोई बताएगा कि इंडिया कैसा है, इंडिया के कितने स्टेट है, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, इंडिया में ये मिलिट्री है, ये चल रहा है, इतनी पॉलिटिक्स, क्यों मेरे को बता रहे हो, मैं इंडियन हूं, मेरे को मालूम है ना। तो आप तीन चीज को ध्यान में रखिए। मैं फिर से बोलता हूं एसओपी में, आपका पास्ट एजुकेशन क्या है, सेकंडली आपका फ्यूचर गोल क्या रहेगा, और थर्ड, आप जो स्टडी करने वाले हो वो फ्यूचर गोल में कैसे मदद करेगी। तो ये मेरा बहुत बड़ा हिंट है आप एजेंट और स्टूडेंट्स को एसओपी के बारे में, ठीक है। तो उसको दौर से बनाइए। हमारा लास्ट रिकमेंडेशन रहेगा, ज्यादातर बच्चे अपना फॉर्म्स चेक नहीं करते हैं लास्ट मोमेंट पे, या फिर कंसल्टेंट ऐसा बोल देते, एजेंट बोल देते हमने आपकी फाइल रख दी जीसीकी में। जी नहीं दोस्तों, ये ज्यादातर गलती होती है। यानी आपको आपके सारे फॉर्म चेक करने हैं बिफोर द सबमिट, चाहे आप खुद फाइल रख रहे हो या फिर आप एजेंट फाइल रख रहा हो, लेकिन आपको आपके सारे फॉर्म चेक करने हैं, याद रखिएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको सारे फॉर्म चेक करने हैं और आपके पेरेंट्स को भी वो सारे फॉर्म आपको चेक करवाने हैं। उसके बाद ही आप कंसल्टेंट को बोलिए कि फाइल रखें, ठीक है। तो ये 8 रीजंस को आप जरा ध्यान से रखेंगे, उस पर एक दफा गौर करके फाइल रखेंगे, फिर भले आपको पहले रिजेक्शन हुआ है, टेंशन मत लीजिए। मई 22 या सितंबर 22 में आपको फिर से अच्छा आंसर मिलेगा। आप अपना ड्रीम को पकड़ के रखिएगा। आपको वीजा रिजेक्शन आया है, फिर भी आपको कनाडा वीजा देगा। ऐसा हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है कैनेडियन इमिग्रेशन और कैनेडियन गवर्नमेंट के साथ, कि कभी भी वो कंट्री ऐसी है कि एक दफा वीजा रिजेक्ट कर दिया यानी उसको दूसरा चांस ही नहीं दिया जाएगा, या फिर उस पर दूसरी बार ट्रस्ट नहीं किया जाएगा, ऐसा नहीं है बिल्कुल। कनाडा देता है वीजा। लेकिन ये 8 पॉइंट मैं फिर से आपको शॉर्ट में बता देता हूं, कौन से 8 पॉइंट के बारे में आपको ध्यान में रखना है। पहला हो गया अपना आईएलटीएस। अगर पहली दफा रिजेक्शन है तो आपको आईएलटीएस इंक्रीज करना पड़ेगा। हमारा तो रिकमेंडेशन है 6.5 नॉट लेस देन 6, लेकिन ईच 6 तो होना ही चाहिए, ओवरऑल 6 होना चाहिए। तो ये पहला रिकमेंडेशन है। सेकंड रिकमेंडेशन रहेगा हमारा कैप्स नॉट। अगर आप रीजन नहीं जान सकते, कैप्स नॉट अप्लाई कीजिए। अगर कैप्स नॉट कैसे अप्लाई करना आपको या एजेंट को नहीं मालूम, तो केयर इमिग्रेशन एंड वीजा सर्विस की जो एक्सपर्ट टीम है आप उसको पूछ सकते हो, है ना। हमारे नीचे सेक्शंस में कॉन्टेक्ट डिटेल भी अवेलेबल है, वहां से अप्लाई करके कैप्स नॉट अपनी ऑनलाइन मंगवा सकते हो। वो ऑनलाइन आती है, 1 महीने तक उसका टाइम होता है, 1 महीने के आसपास वो कैप्स नॉट आती है, कैनेडियन गवर्नमेंट में से आती है, तो कैप्स नॉट। फिर रहेगा गैप। अगर गैप है एजुकेशन में तो उसके जेन्युइन और प्रॉपर अच्छे वाले डॉक्यूमेंट रखिए। हमारा चौथा रीजन रहेगा कॉलेज सिलेक्शन में बहुत ध्यान रखिए। जो क्राउडेड कॉलेजेस है वहां पे मत जाइए, उसको सिलेक्ट मत कीजिए। हालांकि एक आध सेमेस्टर, एक इंटेक तक, उसके बाद कर सकते हो, क्योंकि अभी रश बहुत है। तो एक दफा ये पूरा लोड निकल जाएगा तो पूरा वो एकदम सिस्टम में हो जाएगा, है ना। तो अगर आप सितंबर या मई 22 या सितंबर 22 या फिर जान 22 में अगर जा रहे हो तो हमारा सजेशन रहेगा कॉलेज सिलेक्शन को खास ध्यान रखिए। फिर आता है कोर्सेस। जी हाँ दोस्तों, कोर्सेस को भी आपको बहुत अच्छा सर्च करके ढूंढना है और सिलेक्ट, मतलब जो 2-4 कोर्सेज फेमस है उसी में ही जाए, उसी में ऐसा मत कीजिए। वैरायटी ऑफ कोर्सेज है कनाडा में अवेलेबल, उसको सिलेक्ट कीजिए, उसमें वीजा रेशियो आपको अच्छा मिलेगा। फिर आगे का पॉइंट आता है फंड आपको शो करना रहेगा। फिर आता है एसओपी। मैंने जैसे बताया 3 पॉइंट एसओपी के, उसको भी आपको ध्यान में रख के करना है। और फिर आता है सारे फॉर्म्स, सारे वीजा के फॉर्म्स आपको और आपके पेरेंट्स को बिफोर वीजा फाइल रखना है, चेक करना है। अगर ये 8 करेंगे आप तो मेरे पे ट्रस्ट रखिए, हमारे एक्सपीरियंस पे ट्रस्ट रखिए और कैनेडियन इमिग्रेशन पे ट्रस्ट रखिए। आपको रिजेक्शन होने के बावजूद
आप ही मेरे को बताएंगे कि सर हमारा बहुत बढ़िया वीज़ा लगा, आपके हिसाब से हम सोच रहे थे अभी कनाडा कभी नहीं जा सकते, या फिर कनाडा का पढ़ाई का ड्रीम छोड़ दिया हमने और हम दूसरी कंट्री में सोच रहे थे, या फिर इंडिया में ही सोच रहे थे, लेकिन यही वीडियो देखा और हमको एक मोटिवेशन मिला। और ट्रस्ट रखिए, ये 8 पॉइंट अगर आप करेंगे तो आपका कनाडा में दोबारा अगर रिजेक्शन हुआ है फिर भी दोबारा वीज़ा लगने के चांसेस है। अगर उसके बावजूद आपको लगता है कि सर हमको और एक एक्सपर्ट एडवाइस की ज़रूरत है तो आप सोशल मीडियम के माध्यम से हमसे कम्युनिकेट कर सकते हो। हम बेसिकली गुजरात बेस्ड है और हमारी गुजरात में ऑफिस और ब्रांचेस है, वहाँ पे आके आप हमसे मिल सकते हो। या फिर आपको लगता है कि सर आपसे 1-on-1 मीटिंग करनी है तो जूम पे भी, सोशल मीडिया जूम वगैरह माध्यम से आप मेरे से अपने केस का पूरा प्रोफाइल डिस्कशन कर सकते हो। लेकिन हमारे पास लगातार बहुत से कमेंट्स और व्यूज़ और बहुत से कमेंट्स, ईमेल, फ़ोन आ रहे हैं, तो हो सकता है उसमें थोड़ी देरी लगेगी आप तक पहुंचने के लिए, लेकिन आप अपना प्रयत्न जरूर चालू रखिएगा, तो हो सकता है हम आपको एक्सपर्ट एडवाइस देंगे। और ऐसे हमने कॉमन वीडियो बनाया ये कि 8 पॉइंट को आप ऐसे ही ध्यान में रखेंगे तो आपका ड्रीम जरूर ट्रू होगा और आप अपनी स्टडी डेस्टिनेशन और या स्टडी ड्रीम आपकी रहेगी कनाडा में स्टडी, उसको आप पूरा कर सकेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, उसको लाइक कीजिए और अपने दोस्त रिश्तेदार को फॉरवर्ड कीजिए।